नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले 1 डेढ़ महीने से लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि अमेरिका वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है। इसकी तैयारियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, बार बार धमकियां दे रहे थे। वेनेजुएला की बहुत सारी नौकाओं पर उन्होंने हमले किए थे। तकरीबन 110 लोगों की हत्या वो करवा चुके थे। जो वेनेजुएला के तेल टैंकर थे उनको भी सीज किया था और इससे साफ लग रहा था कि हमला तो होगा, और उन्होंने आखिरकार हमला कर दिया। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये थी कि हमला इतना आसानी से हुआ और हमले के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बड़ी ही आसानी से अगवा कर लिया गया, अपहरण कर लिया गया, कैद करके उन्हें अमेरिका ले जाया गया। ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ये सब इतनी आसानी से हो कैसे गया। क्या अमेरिका ने इतनी ज़बरदस्त योजना बनाई थी, प्लानिंग की थी कि किसी तरह का प्रतिरोध वेनेजुएला में नहीं हुआ? राष्ट्रपति की सुरक्षा क्या इतनी कमज़ोर थी कि किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, किसी गार्ड ने कोई गोली नहीं चलाई, और सब कुछ अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है और जो ऑपरेशंस यूनिट्स हैं उन्होंने बड़ी आसानी से महल में घुसपैठ की और मादुरो और उनकी पत्नी को उठाकर चलते बने। ये बड़ा हैरतनाक है, क्योंकि जब मादुरो को पता था कि अमेरिका और ट्रंप के इरादे नेक नहीं हैं, वो कभी भी हमला कर सकते हैं, तो जाहिर है कि उन्हें और बेहतर तैयारी करनी चाहिए थी, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए था। या फिर वो मुगालते में थे कि ये तो केवल धमकियां हैं, गीदड़ भभकियां हैं और होगा कुछ नहीं, और चूंकि उनके साथ रूस और चीन का संबंध है इसलिए ट्रंप शायद ये ज़रूरत ना करें, और इस मुगालते में वो गच्चा खा गए। लेकिन इससे भी इतर कई और कारण बताए जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि ये इनसाइडर्स का जॉब है, यानी वेनेजुएला में ही अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों ने ऐसी घुसपैठ कर ली थी कि मादुरो के जो सुरक्षा तंत्र है वही उनके साथ नहीं रहा, या जो वेनेजुएला की जो फौज है उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ था, और उसका फ़ायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया। डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने, अमेरिकी सेनाओं ने, चूंकि लो फ्लाइंग करते हुए जो वेनेजुएला के सैनिक अड्डे थे और जो साजो सामान था उसको पहले ही नष्ट कर दिया, जिससे वो कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए। हालांकि वेनेजुएला के पास रूस का निर्मित S-300 है और वो उसका इस्तेमाल हमले के जवाबी हमले पर कर सकता था, लेकिन उसे ध्वस्त कर दिया गया। और किसी तरह का जवाबी हमला, यानी वेनेजुएला का राडार सिस्टम पूरी तरह से फेल कर गया। उसने अमेरिकी जहाज़ों को पकड़ा ही नहीं और वो घुस आए और आसानी से 90 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन करके निकल गए। तो ये एक बड़ी हैरतनाक बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि या तो ये इनसाइडर का जॉब है, यानी वेनेजुएला के अंदर ही लोगों ने अमेरिकी सेना के साथ मिलीभगत कर ली थी और उनकी मदद से अमेरिका मादुरो को निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गया और किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं हुआ। अमेरिकी ऑपरेशन के बाद भी सन्नाटा छाया रहा वेनेजुएला में, किसी तरह का कोई दंगे प्रदर्शन संघर्ष नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इतना आसान नहीं होता किसी देश में घुसकर इस तरह की कार्रवाई करना। ये भी एक आशंका, संभावना बताई जा रही कि ये शायद निगोशिएटेड एग्रीमेंट हो, कि डील हो कि हम आपको वहाँ से निकाल देंगे और फिर हम रिजीम चेंज करेंगे। आप अपनी सुरक्षा, जान की खैर चाहते हो तो हम आपको निकाल कर अमेरिका ले आएंगे। थोड़ा सा नाटक होगा आपके खिलाफ केस वेस चलाने का और आप फिर फ्री हो जाएंगे। आप अमेरिका में या कहीं किसी दूसरे देश में जाकर रहिए। आपको
पर्याप्त सुख सुविधाओं से अपना जीवन बसर करने की छूट दी जाएगी, सहूलियतें दी जाएंगी। लेकिन अब वेनेजुएला पर हमारा कब्जा होगा और इस तरह से मादुरो ने हथियार डाल दे दिए होंगे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम दिखती है, क्योंकि मादुरो उस मिट्टी के बने नहीं हैं और उनके जो भाई थे चावेज, वो तो सीधे अमेरिका से भिड़ ही रहे थे और लगातार सन 2000 से ये चल रहा है अमेरिका के साथ तनातनी, बल्कि उसके पहले से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में तनातनी चल रही, क्योंकि अमेरिका एन केन प्रकारण वेनेजुएला के तेल भंडार पर, उसके खनिजों पर, सोना जो वहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है उस पर कब्जा करना चाहता है और लगातार इसकी कोशिश कर रहा है। यही एकमात्र उद्देश्य भी है इस हमले का। वेनेजुएला को काबू में करना उतना उद्देश्य नहीं है। वेनेजुएला के जो पेट्रोलियम है उसको अपने मुट्ठी में करना है। और जो 1979 में जो राष्ट्रीयकरण कर दिया था उस समय की सरकार ने वेनेजुएला के तेल उद्योग का, उसके बाद से जो अमेरिकी वर्चस्व होता था या अमेरिका का प्रभाव होता था वेनेजुएला के तेल इंडस्ट्री में, वो ख़त्म हो गया था और उसी की खींच थी। अंततः 2026 बल्कि कहना चाहिए, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, उसमें जाकर अमेरिका ने, ट्रंप ने ये हमला कर दिया। इस हमले से वेनेजुएला में निश्चित रूप से अफरा तफरी फैलेगी। ये माना जा रहा है कि इतनी आसानी से अगर मादुरो को हटा भी दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेनेजुएला पर पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा अमेरिका का, या अमेरिका समर्थित जो रिजीम वहाँ काबिज होगी, जो वहाँ के मुख्य विपक्षी नेता हैं और एक दूसरे जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाज दिया गया है इसीलिए कि वो ट्रंप की कठपुतली बनने के लिए तैयार थी महिला, तो अब उसका वो वहाँ स्वीकार होंगे कि नहीं। जो वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि ये इसका विरोध किया है और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने विरोध किया है। इन सब की भूमिका क्या होगी? और सबसे बड़ी बात है कि वेनेजुएला में मादुरो की अपनी एक बड़ी मिलिशिया है, लाखों की तादाद में उनके कैडर हैं और वो लड़ाई को आगे जारी रख सकते हैं, बशर्ते उन्हें लीडरशिप मिले और उन्हें ये लगे कि उन्हें बचाना है अपने देश को। अपने देश की जो संपत्ति है, खनिज संपत्ति है, तेल है, उसको बचाना है अमेरिकी कब्जे से। तो एक नया संघर्ष शुरू हो सकता है और उसमें कुछ भी हो सकता है फिर, और अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका जो कर रहा है हम सब जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ये अस्वीकार है। रूस और चीन ने इसकी निंदा की है इस हमले की, लेकिन उनकी क्या भूमिका होगी अभी कहना मुश्किल है। ज़्यादातर तो वो शायद यूनाइटेड नेशंस में इस पर चर्चा के लिए बुलाएं और दबाव बनाने की कोशिश करें अमेरिका पर कि इसके बाद आगे कुछ ना हो। अमेरिका जो यूनाइटेड नेशंस है उसका संविधान साफ तौर पर कहता है, अनुच्छेद 2 के तहत संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान करना अनिवार्य है। अमेरिका ने इस हमले के लिए यूएन की मंजूरी नहीं ली थी। ये एकतरफा सैनिक हस्तक्षेप था। इसका कोई कानूनी आधार ट्रंप प्रशासन के पास नहीं था। यहाँ तक कि अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 2 में भी इसकी गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस की युद्ध घोषणा शक्ति का ये उल्लंघन है कि आपको कांग्रेस से इसके लिए मंजूरी लेनी होती है, जो उन्होंने नहीं ली थी। जो लैटिन अमेरिका के जो दूसरे देश हैं जैसे ब्राज़ील है, वहाँ के राष्ट्रपति लूला ने इसे कहा था कि ये रेड लाइन को पार कर गए हैं ट्रंप और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अन्य देशों ने डी एस्केलेशन और कानून के पालन की मांग की है। मानवाधिकार विशेषज्ञ इसे गन बोट डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि पूरा जो पिस्तौल की नोक पर डिप्लोमेसी की जा रही है वो ये
इसे करार दिया जा रहा है। तो एक गैर कानूनी, और अमेरिका इस तरह के गैर कानूनी हमले करता रहा है। लैटिन अमेरिका में वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए वहाँ तानाशाहों को बिठाता रहा है और चुनी हुई सरकारों को हटवाता रहा है। उसने ब्राज़ील में लूला को हटवा कर किया था, निकारागुआ में किया था, चिली में किया था, पनामा में पूरा तख्ता पलट करवाया था, मैक्सिको, कोलंबिया, एक लंबा सिलसिला है। क्यूबा में तो वो सफल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ भी पूरी कोशिश थी फिदेल कास्त्रो को हटाने की। फिर उसके बाद जब उनके भाई बने तो उनको भी हटाने की भरसक कोशिश की गई। तो पूरे लैटिन अमेरिका में अमेरिका अपनी जो दादागिरी है वो कायम रखने के लिए और जो लैटिन अमेरिका के साधन संसाधन हैं उन पर कब्जा करने के लिए लगातार हमले करता रहा है, षड्यंत्र करता रहा है। और जो वहाँ के जो विरोधी या प्रतिरोधी शक्तियाँ होती हैं उनके दमन के लिए वहाँ के शासकों की भी मदद करता रहा है। जैसे निकारागुआ में सैंडिनिस्टा की सरकार को उसने भरपूर मदद की, लेकिन फिर भी वहाँ पर लड़ाई हुई और अंततः डेनियल ओर्टेगा वहाँ पर सत्ता में आए। ऐसा बहुत, चिली में पिनोशे को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया अमेरिकन ने, लेकिन वो भी अंततः हटे। ये तमाम चीज़ें वहाँ होती रही हैं और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ उड़ाता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए आए थे कि वो किसी भी विदेशी धरती पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन बार बार ये कहने के बावजूद कि 8 युद्ध उन्होंने रुकवाए हैं, उन्होंने खुद युद्ध छेड़ दिया वेनेजुएला पर हमला करके। उन्होंने नाइजीरिया पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, तमाम देशों पर वो हमला करते रहे हैं और पाक साफ बने रहते हैं। तो अमेरिका का जो ये पाखंड है, ये ढोंग है डेमोक्रेसी का, वो केवल अमेरिका के अंदर तक एक हद तक ठीक है, वो भी अब ट्रंप के राज में वो भी छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेमोक्रेसी के मामले में उसका रवैया बिल्कुल उल्टा रहा है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ ठीक समझता है वहाँ तानाशाहों को, पूरे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन तमाम जो एकाधिकारवादी सत्ताएं हैं उनको समर्थन करता है। इराक में भी सद्दाम हुसैन को तब तक समर्थन करता रहा जब तक कि वो विरोधी नहीं हो गए, और फिर सद्दाम हुसैन के खिलाफ झूठे कारणों से कि उनके पास मास डिस्ट्रक्शन के हथियार हैं हमला कर दिया और लाखों लोगों को मार डाला। अफ़गानिस्तान में यही किया। तमाम जगहों पर अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत ख़राब है और मेरी नज़रों में तो अगर दुनिया में कोई सबसे बड़ा आतंकवादी देश है तो वो अमेरिका है और उसके बाद इज़राइल है। इसके बाद आप किसी तीसरे चौथे का नाम ले सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में पाकिस्तान को ले सकते हैं और भी ऐसे मुल्क हो सकते हैं, लेकिन ये 2 सरगना हैं पूरे दुनिया में जो इस तरह की गतिविधियों को, चाहे जहां हमला करना, चाहे जिस पर बम बरसा देना, ये काम करते रहे हैं और ये हमने यहाँ भी देख लिया है। तो तेल भंडार पर कब्जा करना ट्रंप का, चूँकि ट्रंप परेशान है, इकोनॉमी संभल नहीं रही है, चीन से मुकाबला है और चीन से मुकाबला में वो ठीक से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो किसी भी तरह से वो कंट्रोल करना चाहते हैं तेल के आयात को, निर्यात को, और चाहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो पेट्रो डॉलर से और मजबूत होती रहे। इस लिहाज से उन्होंने इस पर हमला किया है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है कि चीन किस हद तक जाएगा। क्या वो, सबसे पहली बात तो वेनेजुएला में अगले 24-36 घंटे में क्या होता है ये देखना है। वहाँ कौन सत्ता संभालता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट संभालती हैं या कोई और आता है, वो अमेरिकी कठपुतली होता है या वेनेजुएला की चॉइस होता है, ये देखने की बात है। वो उसका इरादा कितना दृढ़ है अमेरिका से टकराने का, उसमें इतनी हिम्मत साहस है कि वो लड़ पाए। और वेनेजुएला की सेना और वहाँ की जो जनता है वो
इस विदेशी हस्तक्षेप और हमले के विरोध में कितनी एकजुट हो पाती है, ये भी देखने की बात है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होनी हैं अगले कुछ दिनों में। उसके बाद तस्वीर साफ होगी और तभी शायद रूस और चीन भी एक्ट करेंगे। रूस और चीन भी शायद इसलिए ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि उन्हें भी ये ख़तरा लग सकता है या उन्हें भी कोई सूचना होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मादुरो ने कोई डील कर ली हो या वेनेजुएला में ही अंदर दो फाड़ हो गया हो। ऐसी सूरत में वो किसको सपोर्ट करेंगे और किसको का विरोध करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे साफ़ होने का, और उसके बाद फिर आगे का रास्ता क्या होता है ये देखना है। संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में ये मामला किस तरह से लिया जाता है। अमेरिका में इसका विरोध हुआ है इस तरह के हमले का, वहाँ कांग्रेस किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है। और चूँकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की जो रेटिंग है वो लगातार गिरती जा रही है और इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव में उनके हाथ से कांग्रेस और सीनेट का बहुमत जा सकता है, जिसके बाद वो लैम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे, किसी कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो क्या ये युद्ध छेड़ने का एक मकसद ये भी है कि अपनी रेटिंग को बढ़ाई जाए, अपनी लोकप्रियता को फिर से हासिल किया जाए। अधिकांश शासक यही करते हैं, युद्ध का सहारा लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, फर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, इस तरह की नौटंकियां करते हैं केवल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, उसका और कोई मकसद नहीं होता है। तो ये भी ट्रंप की एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है और इसका फ़ायदा वो अपनी राजनीति के लिए उठाना चाहेंगे। कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी हमें आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।